सो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। दोस्तों गति के नियम न्यूटन ने दिए थे, इस वजह से इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन के गति संबंधी नियम भी बोला जाता है। दोस्तों न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। देखते हैं। According to this law, if any body is in rest, it will remains in rest, or if in motion state, it will remains in motion. It will remains in motion at constant velocity. Unless acted upon by an external unbalanced forces. So according to first law of motion, it states that if any body is in rest, it will remain in rest, or if any body is in motion, it will remain in motion at constant velocity unless acted upon an external balanced forces. तो दोस्तों ये बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस, संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होते हैं, इस टॉपिक पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और पूरा वॉच करिए। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, या यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना अप्लाई किया जाए। मान लीजिए दोस्तों ये एक बॉल है, ये भी रेस्ट स्टेट में है, ये तो क्या ये कभी नहीं हिलेगी? तो इसका जवाब है नो। ये वस्तु हिलेगी। कब हिलेगी? जब इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया जाएगा। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये ए पॉइंट पे स्थिर है, तो ये जाहिर सी बात है जब फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन से लगाया जा रहा है तो ये राइट डायरेक्शन में, और फोर्स भी अनबैलेंस फोर्स है तो ये राइट डायरेक्शन में मूव होगी, ए से बी की तरफ मूव होगी। तो दोस्तों अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर एक बार ये बॉल चल गई पर तो ये चलती ही रहनी चाहिए, रुकनी ही नहीं चाहिए। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस पर पृथ्वी के द्वारा घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाएगा। दोस्तों बॉल सिर्फ उस इनफाइनाइट टाइम तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि पृथ्वी के द्वारा लगने वाला घर्षण बल या फ्रिक्शन जीरो हो, और ऐसी सरफेस रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दोस्तों वेगमान को दर्शाने के लिए इस लॉ में इक्वेशन दिया गया है, P = m × v। दोस्तों जहां P उस चीज का वेगमान, m उस चीज का मास यानी कि द्रव्यमान, और v उस चीज की स्पीड यानी कि गति। तो दोस्तों यहां से निकल के आ गया P = mv, जहां P उस चीज का वेगमान, m उस चीज का मास यानी कि द्रव्यमान, v उस चीज की स्पीड यानी कि वेलोसिटी है।
अब आइए दोस्तों हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ के बारे में बात करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द नेट एक्सटर्नल फोर्सेस applied to a body is equal to the rate of change of momentum, दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स लगेगा किसी भी वस्तु पे वो मोमेंटम के बराबर होगा। आइए इसको ऐसे समझते हैं, F इज इक्वल टू P। जो नेट फोर्स लगेगा किसी वस्तु पे वो बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं? F इक्वल टू P बाई टी। टी किस लिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, समय के लिए। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इक्वल टू होता है दोस्तों mb, चूंकि T इक्वल टू होता है mb, तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं mb बाई टी, ऐसा लिख सकते हैं। T v बाई टी यहां पे क्या है? एक्सेलरेशन। v बाई टी क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण। दोस्तों हमने पहले पढ़ा था वेग परिवर्तन की दर को ही एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, दैट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू m v बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं? A, एक्सेलरेशन। दोस्तों F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर में द्रव्यमान गुणा में त्वरण। ये दोस्तों न्यूटन का सेकेंड लॉ है। दोस्तों यही न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। अब दोस्तों इसके कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं तो उसके पेडल को हम जितने स्पीड में जितना फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा वो एक्सेलरेट होगा। साइकिल उतनी ही स्पीड में वो साइकिल चलेगी। सेम यही बाइक में दोस्तों, हम जितना फोर्स लगाएंगे, जितना एक्सेलरेशन देंगे उतना ही उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जितनी हम उस वस्तु पे फोर्स डालेंगे उतनी ही वो वस्तु गतिशील होगी। यहां से वो चीज निकल के आया। तो दोस्तों न्यूटन के सेकेंड लॉ में ये चीज हमने देखा, F इक्वल टू एम ए, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आइए दोस्तों हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज एन equal and opposite reaction। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन या क्रिया
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये टक्कर मारेगा ना, ये देखिए। लेकिन वो आप स्टार्टिंग में जब करेंगे जो इंटेंसिटी वो लास्ट में वो इंटेंसिटी कम हो रही है। दोस्तों जब कोई सैनिक का बंदूक से गोली चलाना, बंदूक से गोली चलाता है, नाविक जो होता है वो जो नाव चलाता है, वो जो नाविक का पतवार जो चलाता है, जिससे वो वाटर के मूवमेंट को पतवार से, उसको पतवार बोलते हैं या कहीं कुछ और बोलते होंगे। नाविक का पतवार द्वारा जल विस्थापित करना और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों। जैसे कि जब आप और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों। जैसे कि आप जब किसी के गाल पे थप्पड़ मारते हैं तो जितना चोट उस थप्पड़ खाने वाले व्यक्ति को लगता है उतना ही चोट उस थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को भी लगता है। इसी लॉज को